तो अभी हम लोग क्या देखे, 1857 की क्रांति के समकालीन विद्रोह। कौन कौन सा ध्यान में रखोगे, बोलो जल्दी से। सोना खान का, उदयपुर का, है ना, और संबलपुर। और बाकी सुहागपुर को ऐसे ही ध्यान रखने ना, रंगाजी बापू उसके नेतृत्व करता थे करके। और रायपुर का सैन्य विद्रोह। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ। सोना खान विद्रोह एक तो हुआ हमारा, सोना खान, ठीक है। दूसरा क्या बोलोगे, संबलपुर। दूसरा हुआ हमारा संबलपुर का, और तीसरा उदयपुर का भी ध्यान रखना है, और चौथा रायपुर का। बाकी सब चिल्हर है। ये चार बहुत तगड़े से तैयारी करके रखना, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। मैं जो लिखा हूँ वो मेंस के लिए भी पूरा प्रॉपर काम आएगा, सिर्फ प्री वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतना विद्रोह हो गया भाई। यहाँ हीरो कौन थे, वीर नारायण सिंह, यहाँ पर सुरेंद्र साय जी, और यहाँ पर तीन भाई, क्या क्या नाम है, कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह। दोनों भाई युद्ध में मारे जाते हैं, और शिवराज सिंह को काली पन्नी की सजा होती है। यहाँ पर भी संबलपुर के सुरेंद्र साय जी गिरफ्तार होते हैं, और आसिरगढ़ के किले में बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और सोना खान जी तो पकड़े जाते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, और उसके बाद फिर उनको 10 दिसंबर को शहादत दी जाती है। और रायपुर में हमारे जो हीरो है वो तो नहीं पकड़े जाते, लेकिन जो 17 सिपाही हैं उन लोग पकड़े जाते हैं, उनको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती है। तो किस प्रकार अंग्रेजों ने इन विद्रोहों का दमन किया ये देख लिए, ठीक है। अब बारी आती है छत्तीसगढ़ में लोगों के मन में राजनीतिक चेतना का विकास का काम किसने किया, किस प्रकार लोगों में राजनीतिक चेतना आई, वो हमको समझना है। तो इसको हम तीन हेड्स के थ्रू पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने की भूमिका या प्रयास तीन लोगों ने किया है। एक तो कांग्रेस। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 में। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली हो ना भाई। तो कांग्रेस का भी तो बड़ा योगदान है ना राष्ट्रवाद की भूमिका बढ़ाने में। दूसरा होता है यहाँ पर सामाजिक साहित्यिक संस्थाओं की भूमिका। यहाँ पर कुछ साहित्यिक या सामाजिक संस्था बने होंगे, वहाँ लोग आपस में मिले होंगे, किताब पढ़े होंगे, उसके बाद लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागी होगी। तीसरा होता है हमारे यहाँ पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। तो इनके बिना तो आप कह ही नहीं सकते कि लोगों में राष्ट्रवाद आ सकता है। तो इन तीन हेड्स के थ्रू हम छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जो क्या है चेतना है उसके विकास को समझेंगे। और यहाँ पर न्यू किसने डाली थी राजनीतिक चेतना की, तो अभी अभी देखे हो, राजनीतिक चेतना के विकास की जो नींव डाला है वो हमारे सोना खान विद्रोह से है। तो वीर नारायण सिंह जी हैं जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है अंग्रेजों के प्रति क्या जगाने में, राजनीतिक चेतना की। अंग्रेज हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमको गुलाम बनाने के लिए आए हैं, हमको शोषण करने के लिए आए हैं। ये हमको वीर नारायण सिंह जी ने सिखा दिया था। तो लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति दुश्मनी की भावना जगाना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगाने का काम इन सब हेड्स के थ्रू करेंगे। और बाकी तो बीज किसने बोया है, सोना खान में वीर नारायण सिंह जी ने। तो सबसे पहले कांग्रेस की भूमिका देख लेते हैं, ठीक है। तो 1885 में हुआ है किसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसी की वजह से तो फिर राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो और ये हर साल अपना वार्षिक अधिवेशन रखता था, और उस वार्षिक अधिवेशन में देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग जाते थे। जब लोग वहाँ पर जाएंगे, बैठकें होंगी, बातचीत होगी, अंग्रेजों ने क्या हमारी मांगे मानी हैं, क्या हमारी मांगे नहीं मानी हैं, आपकी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है, ये सबको सुनने, देखने, तर्क करने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाग लिया है। तो सबसे पहला जो अधिवेशन आता है वो कौन सा है, 1889 का मुंबई अधिवेशन। मतलब 1885 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है मुंबई में, तो 4 साल तक अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का कोई प्रभाव नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ सबसे पहली बार कब शामिल हुआ, 1889 के मुंबई अधिवेशन में। बस इतनी चीज़ याद रखना, ठीक है। मुंबई अधिवेशन में किसने, ठीक है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने कब भाग लिया है बोलेंगे तो मुंबई अधिवेशन में, ठीक है। एक इतना हो गया। दूसरा 1891 में छत्तीस क्या होता है, नागपुर अधिवेशन होता है। और इसमें वकील रहते हैं आनंद चार्लू। मतलब वकील का मतलब अध्यक्ष होते हैं कौन, ये वकील के पद पे भी थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वकील पी आनंद चार्लू। इसका पूरा नाम क्या है छोड़िए उसको, ठीक है। तो 1891 में होता है अधिवेशन कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से माधवराव सप्रे, वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी, ठीक,
सीएम ठक्कर और बद्री प्रसाद साव, इन सब लोग भाग लेते हैं। कहाँ पर? नागपुर में। क्लियर है। उनके साथ साथ छत्तीसगढ़ के 20,000 किसान व मालगुजार भी शामिल होते हैं। कहाँ पर? नागपुर में। तो समझ लो कितना व्यापक स्तर पर लोग नागपुर में भाग ले रहे हैं। तो ये सब बड़े बड़े नेता लोग भाग ले रहे हैं, साथ ही 20,000 किसान व मालगुजार। तो लोगों में आएगी कि नहीं आएगी राष्ट्रीयता की भावना। और इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की ओर से जंगल कर और नहर कर का विशेष प्रस्ताव यहाँ पर पारित करवा लिया गया। कहाँ पर? नागपुर में। अगला है 1905 में बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इन सारे नेताओं के साथ हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, राम गोपाल तिवारी जी और गजाधर साव भी भाग लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल जो हैं वो सेंट्रल प्रोविंस जो बना है ना, मध्य प्रांत, उसके पहले क्या रहते हैं? ये मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है ना भाई। या फिर बोलो जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके पहले मुख्यमंत्री है कि नहीं है? अविभाजित छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री है कि नहीं? इसलिए इसका बहुत ध्यान में रखना। पंडित रविशंकर शुक्ल जी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब भाग लिए और कहाँ के अधिवेशन में? तो बोलोगे 1905 में बनारस अधिवेशन में भाग लिए। और इस बनारस अधिवेशन में भाग लिए हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और यही वो साल है जब क्या हुआ है भाई? बंगाल का विभाजन हुआ है। तो इन इतनी बात को याद रखना, बाकी इन लोगों को छोड़ दोगे तो भी चलेगा। 20,000 किसान मालगुजार कहाँ भाग लिए थे? नागपुर अधिवेशन में। ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है ना, जितना भी वार्षिक अधिवेशन है मैं इसको एक जगह जमा दिया हूँ ताकि आपको इधर उधर पढ़ने की कोई ज़रूरत मत पड़े। 1906 में होता है कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और इसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ लोग शामिल होते हैं। याद रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। 1907 में होता है सूरत अधिवेशन, और रास बिहारी राम लिख दिया है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं। वही बंगाल विभाजन का हुआ था तो स्वदेशी आंदोलन कैसे किया जाए करके मतभेद नहीं हुआ था। तो गरम दल वाले लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल वाले किसको बनाए? रास बिहारी बोस। उसी के बाद नरम दल और गरम दल टूटा है कि नहीं? तो इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किस ढंग से किया जाए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा जी भाग लिए इसमें। कौन लिए? सुंदरलाल। देखो, एक बड़े नेता हो गए पंडित रविशंकर शुक्ल जी और दूसरे बड़े नेता सुंदरलाल शर्मा जी। बाकी नेता भी लिए हुए हैं भाई, लेकिन इनका योगदान थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बड़े नाम को याद रखो। तो सुंदरलाल शर्मा जी सूरत अधिवेशन में पहली बार भाग लिए। ठीक है। और हमारे जो रविशंकर जी हैं वो कब लिए? 1905 के बनारस अधिवेशन में। सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, नोट्स में सबको शामिल कर लेना बहुत आसान काम है, लेकिन सबको एग्ज़ाम टाइम तक याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मैं भले लिखा हूँ लेकिन जो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखो, बाकी को स्किप मारो। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। ठीक है। सूरत फूट की पृष्ठभूमि 1907 में रायपुर में आयोजित कांग्रेस के तृतीय प्रांतीय अधिवेशन में पड़ी थी। अभी हम आगे देखेंगे कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन। तो देखो, भारत में गरम दल और नरम दल का टूटने से पहले ही रायपुर के कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन हुआ था 1907 में। यहीं पर हमारा नरम दल और गरम दल पहले ही टूट चुका था। इसीलिए रायपुर के तीसरे प्रांतीय अधिवेशन को सूरत अधिवेशन की पृष्ठभूमि कहा जाता है। समझ गए? तो सूरत में भारत में नरम दल गरम दल टूटने से पहले हमारे कहाँ टूट गया था? रायपुर में। और रायपुर में जो आयोजित हुआ था कांग्रेस का वो प्रांतीय था। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर है, नेशनल लेवल पे, और उसके बाद प्रांतीय स्तर पर भी होता है। और प्रांत तो हमारा बन चुका है ना 1903 में, याद करो, सेंट्रल प्रोविंस करके। बरार को भी शामिल कर लिया गया ना इसमें। तो बरार को शामिल करने के कारण नागपुर में हो रहा है। नागपुर में भी होता था, मतलब उस समय राजधानी क्या थी? नागपुर थी। लेकिन हुआ कहाँ? ये रायपुर में हुआ था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? रायपुर में। आगे देखते हैं 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। और ये विशेष अधिवेशन जो है वो असहयोग आंदोलन को पारित करने के लिए हुआ था, है ना। तो ये भी किसके अध्यक्षता में हुआ था? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। तो किस लिए हुआ था? असहयोग आंदोलन के लिए। किस लिए? असहयोग आंदोलन के लिए। ठीक है। तो हमारे यहाँ से बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र राव इस अधिवेशन में भाग लिए थे, ध्यान में रहेगा। ठीक है।
अगला है 1920 का, ये विशेष अधिवेशन है ना, वार्षिक अधिवेशन अलग होता है, विशेष अलग होता है। तो आपातकालीन स्थिति में बैठक बुलानी होती है तो विशेष कहलाएगा, तो विशेष था। और उसका वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? नागपुर में, विजया राघवाचारी की अध्यक्षता में। और इसमें असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्ताव पारित हो गया था। इसमें असहयोग आंदोलन के लिए सहमति व्यक्त की गई। इसमें असहयोग आंदोलन किस प्रकार किया जाएगा, है ना, उसके कार्यक्रम कहाँ प्रस्ताव पारित हुए? नागपुर में। अगला है हमारा 1923 का काकीनाडा अधिवेशन, और इस आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और इसकी अध्यक्षता की है कौन? मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, खास बात यह है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग बस्तर से लेके पूरा काकीनाडा, जो कि समुद्र पार तक है, समुद्र के तट में है कि नहीं भाई, तो वहाँ तक छत्तीसगढ़ में इन लोग बस्तर से लेके कहाँ तक, ये हमारा छत्तीसगढ़ हुआ। इधर आंध्र प्रदेश हुआ भाई, ये एरिया कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो काकीनाडा कहाँ पर पड़ेगा? एकदम समुद्र के तट पे। तो बस्तर से लेके यहाँ तक लोग क्या किए थे? पैदल मार्च किए थे इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए। काकीनाडा अधिवेशन ध्यान में रहेगा। चलो आगे है बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। ये कर्नाटक में पड़ेगा बेलगांव। तो इसमें खादी प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतोद्धार कार्यक्रम का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। किस अधिवेशन में? बेलगांव में। तो छत्तीसगढ़ में भी ये सब कार्यक्रम होंगे कि नहीं होंगे? इस तरह से लोगों में राजनीतिक चेतना आ रही है कि नहीं आ रही है? अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कि रावी नदी के तट पर है। और एक इसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें तिरंगा फहराया गया था, याद करो, है ना। और तिरंगा फहराया गया था। और ये इसमें ये भी हुआ था कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को हम अपनी स्वाधीनता दिवस मनाएंगे करके। तो भारत अपनी पहली स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। छत्तीसगढ़ से 50 कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए थे। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। तो बड़ी बात है कि नहीं है भाई? त्रिपुरी अधिवेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी, जो कि जबलपुर में पड़ेगा। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था, और उसमें अध्यक्षता किसने किया था? हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर 1939 में काफ़ी ज़्यादा नेहरू, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में टकराव होने लग गया था। तो सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए थे? कांग्रेस से अलग होकर के अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हुए भी उनकी अनुपस्थिति में नेहरू मीटिंग वगैरह ले लेता था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को अलग करने के लिए जो भी बोलो, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस तो अलग हो चुके थे। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष। कहाँ? जबलपुर के निकट त्रिपुरी नामक स्थान पे। खास बात यह है कि हमारे यहाँ जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, है ना, वो मध्य प्रांत एवं बरार, ये पूरा एक राज्य है कि नहीं भाई? मध्य प्रांत एवं बरार पूरा एक राज्य है। तो इसी में से हमारे छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए पहली बार मांग रखा था। तो छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए, अलग प्रांत का दर्जा देने की मांग सबसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने रखी थी। कहाँ पर? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। अभी तो मध्य प्रांत भी नहीं बना है, मतलब मध्य प्रदेश नहीं बना है, मध्य प्रांत तो बन चुका है। ठीक है, उससे पहले ही मांग डाले हैं। तो सोचो छत्तीसगढ़ की मांग कब से की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की मांग की ऐतिहासिकता कहाँ पर दिखेगी आपको? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। इसलिए इस बात को याद रख लेना। ठीक है, तो ये हुआ कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसका छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बड़ा योगदान है। तो जितना चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ उसको पढ़ना, बाकी चीज़ को याद करना, बाकी सुन जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट उसको याद करना, और बाकी चीज़ को ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, एक रिवीजन ले लो। सबसे पहले क्या बोलोगे? मुंबई में 1889, तो पहला अधिवेशन जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग भाग लिए कौन सा है? मुंबई। उसके बाद 1891 में नागपुर में व्यापक स्तर पे भाग लिए। आम जनता, किसान, मजदूर, किसान और मालगुजार लोग भी भाग ले लिए। मतलब मालगुजारों को भी अपना अधिकार चाहिए ना भाई, गौटिया लोगों को, इनका भी तो सब छीन लिए थे ना अधिकार। 1905 में बनारस हुआ, उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी शामिल हुए। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कौन भाग लिया? सुंदरलाल शर्मा जी भाग लिए। ठीक है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भी सुंदरलाल शर्मा जी गए थे। और हमारे यहाँ कंडेल नहर सत्याग्रह का माहौल था, तो यहाँ पर गांधी जी को हमारे छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिए थे। फलस्वरूप गांधी जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आए भी थे ना। और कंडेल नहर सत्याग्रह की बागडोर देने से पहले ही हमारे यहाँ कंडेल नहर सत्याग्रह सफल हो गया था, गांधी जी के डर से। ठीक है, अंग्रेज लोग
आत्मसमर्पण कर दिया, सीधी सी बात। और उसके बाद काकीनाडा अधिवेशन की खासियत यह है कि यहाँ से लोग पैदल गए थे बस्तर से कहाँ तक, आंध्र प्रदेश के तट काकीनाडा तक। उसके बाद फिर क्या बोलोगे, लाहौर अधिवेशन में कोई खास नहीं, त्रिपुरी सीधा याद रखना, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया, छत्तीसगढ़ की मांग रखी है। तो ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। अब आएगा, हम किस प्रांत में रहते थे उस समय, सेंट्रल प्रांत, मध्य प्रांत एंड बरार, यही कहलाता था ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, क्योंकि 1903 में तो बरार का विलय भी कर लिया गया ना। तो हमारे राज्य का नाम अब क्या हो चुका है, उस समय के राज्य का नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो देखो भाई, एक तो पूरे भारत में होगा कांग्रेस, होगा कि नहीं होगा, और भारत के अलावा अपने अपने राज्यों में होगा कि नहीं होगा। तो वार्षिक अधिवेशन जो पढ़े हो वो पूरे भारतवर्ष के लिए था। अब प्रांतों में भी होगा ना भाई, तो प्रांत हमारा कौन सा है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब तो प्रांतीय अधिवेशन पढ़ेंगे। अब किसका अधिवेशन, कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन। तो मेन मेन को देख लेते हैं। 1903 में, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का क्या हुआ, प्रांतीय कांग्रेस का गठन हुआ। तो ये पहला हुआ कि नहीं हुआ, तो प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होगा, 1903 में। और इसमें क्या हो रहा है, प्रांतीय कांग्रेस का गठन हो रहा है, इसी बात को याद रखेंगे। प्रांतीय कांग्रेस का गठन हुआ और पहला अधिवेशन हुआ, ठीक है, वार्षिक होता है। उसके बाद हमारा दूसरा आएगा 1906 में, और ये हो रहा है जबलपुर में, ठीक है। इस वर्ष सीएम ठक्कर के प्रयासों से रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना हुई, ठीक है। तो कांग्रेस की भी एक शाखा बन गई, कहाँ पर, रायपुर में, ठीक है। तो रायपुर कांग्रेस आ गया ना। 1907 में ये फिर हो रहा है, कहाँ पर, प्रांतीय अधिवेशन रायपुर में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं RN मुधोलकर, ठीक है। और इसी में हमारा हुआ था विभाजन, किसका, कांग्रेस का नरम व गरम दल में। मतलब सूरत विभाजन से पहले ही रायपुर में क्या हो गया था, नरम दल, मतलब प्रांतीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। बाद में कहाँ फुट हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ है ना, गरम दल और नरम दल में, लेकिन उससे पहले यहाँ पड़ गया ना। इसीलिए हमको इसको सूरत अधिवेशन की पृष्ठभूमि कहते हैं, क्योंकि सूरत अधिवेशन में जो हुआ उसकी पिक्चर तो यहीं दिख गई पहले, ठीक है। 1915 में हुआ, कहाँ पर, नागपुर में। और इसकी खास बात यह थी कि जिस तरह से 1916 में वहाँ लखनऊ अधिवेशन से नरम दल और गरम दल को मिलाया गया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर राघवेंद्र राव जी के प्रयासों से नरम दल और गरम दल को एक किया गया। कहाँ के नरम दल गरम दल, प्रांतीय कांग्रेस के। यहाँ तक समझ आ गया। तो बिल्कुल वहाँ जैसे घटना हुई यहाँ हो रही है, यहाँ, लेकिन यहाँ पहले हो रही है, वहाँ बाद में हुई। तो इस अधिवेशन को हम लखनऊ अधिवेशन की पृष्ठभूमि कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो नागपुर प्रांतीय 1915 का नागपुर प्रांतीय अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन की पृष्ठभूमि हो गई है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किया है ये पता तो नहीं चल पाया है हमको, ठीक है। 1916 में होगा अमरावती, ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र में पड़ेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में हुआ है, कोई विशेष बात नहीं। और 1917 में फिर से नागपुर में होता है अध्यक्षता, और विशेष बात का कुछ किताबों में मिलता नहीं है। बस छत्तीसगढ़ में इतने प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन की बैठकों की जानकारी मिली है, वो सब इधर उधर बिखरा हुआ था, उनको सबको एक जगह ला दिया गया है ताकि आपको अध्ययन में बहुत ज़्यादा सुविधा हो करके, ठीक है। तो प्रांतीय कांग्रेस या मध्य प्रांत बरार कांग्रेस या प्रांतीय राजनीतिक परिषद बोलते हैं इसी को, तो उसका अधिवेशन, इतने अधिवेशन को हमको जानकारी मिली है। तो पहला कब बोलोगे, 1903 नागपुर, 1906 जबलपुर, 1907 रायपुर, 1915 नागपुर, 1916 अमरावती, और 1917 फिर से नागपुर। ये गठन हुआ है, यहाँ पर ध्यान में रखोगे, इसमें गठन हुआ है। और इस समय हमारे कांग्रेस की एक शाखा का गठन हुआ है, और ये सूरत पृष्ठभूमि है, सूरत अधिवेशन की पृष्ठभूमि, और ये लखनऊ अधिवेशन की पृष्ठभूमि। बाकी आप ध्यान में रखो बस, 1916 कहाँ हुआ बोलोगे तो अमरावती में हुआ, ऐसा, ठीक है। ये प्रांतीय कांग्रेस हो गया। इसके बाद आता है, देखो भाई, एक हुआ हमारा प्रांतीय, और प्रांतीय के बाद जिला स्तर पर आएगा। तो जिला स्तर में अलग, अब हमारे पास कौन कौन से जिले हैं बताओ, ठीक है। 1948 में अगला जिला आएगा ना, तो हमारे पास अभी तो रायपुर है, और रायपुर के साथ ही साथ हमारा कौन सा है, बिलासपुर भी है। और 1905 से हमारा संबलपुर अलग हो गया, तो दुर्ग आ गया।
जो अगला जिला है सीधा कब आएगा? 1948 में। ठीक है, तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये तीन ही जिला है ना, तो इन तीनों जिलों में ही तो राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होगा, जिला राजनीतिक परिषद। समझ आ गया? तो चलो पहला देख लेते हैं हम लोग, मार्च 1910 रायपुर में। ठीक, इसका कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इसलिए लिख बस दिए। 1910 में दुर्ग में भी हुआ था और 1910 में बिलासपुर में भी हुआ है। इसका खासियत क्या है? डॉक्टर बी.एस. मुंजे की अध्यक्षता में हुआ है और इसमें रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया। किसमें? बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद में। ठीक है, 1921 में फिर हुआ बिलासपुर में, अब्दुल कादिर सिद्दीकी की अध्यक्षता में। 1922 में रायपुर में होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको याद रखना तुम लोग और उसके बाद इसको याद रखना। तो 1922 में जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? रायपुर जिले का रायपुर में होगा। इसके जो अध्यक्षता कर रहे हैं उमाकांत बलवंत घाटे नामक व्यक्ति ने। ठीक है, इस सम्मेलन में स्वागत अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रविशंकर शुक्ल जी को। और इस अधिवेशन में, ठीक है, किसी को भी आना है तो जिला राजनीतिक परिषद के द्वारा पास जारी किया गया था। पास, जिसके पास पास होगा, प्रवेश पत्र होगा, वही अंदर आ सकता है। ठीक है, तो रविशंकर जी के साथ जो रायपुर के एसपी है, पुलिस अधीक्षक, उनका विवाद हो गया कि वो बोलता था कि मैं फ्री मांगूंगा करके, एसपी, क्योंकि भाई मेरा काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो रविशंकर शुक्ल जो बोले बिना पास के आप नहीं आ सकते, पहले पास खरीदो फिर आओ। तो ये मुफ्त में पाना चाहता था, मैं एसपी हूँ करके धौंस दिखा रहा था, बोला नहीं चलेगा। तो रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिए थे। रविशंकर शुक्ल जी क्या कर लिए थे? गिरफ्तार कर लिए थे। कौन गिरफ्तार किया है? एसपी करेगा, विवाद हुआ इसलिए। तो इसमें दो अधिवेशन को ही बस याद रखना, 1922 का एकदम रट डालना। कौन है इसके अध्यक्ष? उमाकांत घाटे। और स्वागत के अध्यक्ष कौन है? रविशंकर शुक्ल जी। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए क्या चाहिए? पास चाहिए। पास नहीं मिला एसपी साहब को फ्री में, तो रविशंकर जी से विवाद हो गया। तो फिर रविशंकर शुक्ल जी को क्या कर लिया गया? कानून जिसके हाथ में हो तो गिरफ्तार करेगा ही, तो रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, याद रहेगा। अगला आता है हमारा 1930 का ही रायपुर, जिसको हम महाकौशल राजनीतिक परिषद भी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ है सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में। अब ये अधिवेशन क्या था जरा समझो। रायपुर में तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो महाकौशल से तात्पर्य है, यहाँ पर जो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर तीनों जिला है कि नहीं भाई, तीनों का इंटीग्रेटेड यहीं पर हो रहा है। इसलिए समझो जिला राजनीतिक परिषद का एक महासम्मेलन हो रहा है, इसीलिए इसको महाकौशल राजनीतिक परिषद कहा जाता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नेहरू जी करने वाले थे, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन करने वाले थे? नेहरू जी। लेकिन वो गिरफ्तार कर लिए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना। उसकी वजह से यहाँ पर कौन किया अध्यक्षता? सेठ गोविंद दास किए हैं। ठीक है, और इस आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो महाकौशल राजनीतिक परिषद में की अध्यक्षता सेठ गोविंद दास किए हैं और इसी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किया गया। और हमारे यहाँ भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जैसे गांधी जी वहाँ नमक बनाए थे ना भाई, नमक बना करके अंग्रेजों के कानून के खिलाफ गए थे, वैसे ही यहाँ पर हमारे यहाँ फिर जगह जगह नमक कानून उल्लंघन किया गया। किस परिषद के बाद? रायपुर महाकौशल राजनीतिक परिषद के बाद। और ये हो किसके लिए रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस प्रकार छत्तीसगढ़ में शुरुआत करना है, इसलिए हो रहा है। बाद में 1930 में बिलासपुर राजनीतिक परिषद होता है ठाकुर प्यारेलाल की अध्यक्षता में, और 1924 में दुर्ग में होता है सुंदरलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये इधर उधर आपके बुक में बिखरा रहता है, उस सब बिखरे हुए चीज़ों को एक साथ धागे में पिरो दिया गया है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में बड़ी सुविधा होगी। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन है चिल्हर, जैसे तहसील राजनीतिक सम्मेलन, ये बेमेतरा में हुआ था, नाम सुने होंगे बेमेतरा का, मोहनलाल बकलीवाल का। तो ये सबको ना आप लोग खुद से रटना, इसके संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, छुई खदान स्टेट कांग्रेस, तो छुई खदान कहाँ है? राजनांदगांव रियासत में है। तो ये कब हुआ था? 1938 में। ठीक है, बस्तर स्टेट पीपुल कांग्रेस की कब हुआ था? वहाँ 1945 में। समूदा राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? 1946 में, डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में। तो इसके संबंध में कोई बहुत जानकारी मत करो, केवल परीक्षा की दृष्टि से इसको थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो जितने भी सम्मेलन थे इधर उधर बिखरा हुआ पूरे किताबों में, सबको बहुत व्यवस्थित करके हम यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए, है ना, परीक्षा के एंगल से।
अब देखो, रायपुर जिला राजनीतिक परिषद, अब जिला में होगा जिला राजनीतिक परिषद, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे बिलासपुर हो या रायपुर हो। लेकिन रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का ना 1927 से लेके 37 तक अंग्रेजों से काफ़ी संघर्ष चला है, तो इसको ध्यान में हमको रखना है। तो रायपुर जिला राजनीतिक परिषद के सदस्य कौन थे हमारे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। कौन थे भाई? रविशंकर शुक्ल जी थे। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का अध्यक्ष कौन था? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। तो अंग्रेजों का आरोप ये था कि जो हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, वो राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। कौन? राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दो, अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भी काम कर रहे हो आप, तो ये अंग्रेजों को बड़ा चुभता था। ठीक है। और इसी के कारण 26 अप्रैल 1930 को ये जो हमारे क्या है, काउंसिल है, रायपुर जिला राजनीतिक परिषद है, इसको भंग कर दिया गया। ठीक है। अब भंग कर देंगे तो अध्यक्ष रहेंगे क्या? रविशंकर शुक्ला जी? नहीं। और साथ ही साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि किसके विरुद्ध काम कर रहे हो आप? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, इसलिए उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन चुनाव तो लड़ सकते थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी चुनाव लड़े जेल से ही और जीत गए। अंग्रेज माथा पकड़ के बैठ गई, साला कैसा आदमी है यार ये, इधर गांधी जी परेशान कर रहे हो, यहाँ पर रविशंकर शुक्ल जी है जेल में भर दिए, भंग कर दिए, नया चुनाव करा रहे हैं, तो भी साला ये जेल से जीत गया, बड़ा परेशान। ठीक है। तो उसके बाद फिर शासन बोला कि नहीं, इस साला जिला राजनीतिक परिषद को ही भंग किया जाए। तो 12 जून 1930 को ही जिला राजनीतिक परिषद को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया। लेकिन घुटने तो टेकेगा ना अंग्रेज। ठीक है। शासन ने फिर से 8 मार्च 1934 को, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर इसको भंग करके रखेंगे तो कोई बड़ा विद्रोह ना हो जाए। ठीक है। और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो बिजी हैं ही हैं, और गांधी जी के दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने के बाद, ठीक है, करीब करीब 8 मार्च 1934 को ये जिला राजनीतिक परिषद को फिर से बहाल कर देते हैं और फिर से पंडित रविशंकर शुक्ल जी को इसकी अध्यक्षता दे देते हैं। इस प्रकार रायपुर जिला राजनीतिक परिषद की जीत होती है अंग्रेजों के विरुद्ध। तो आप पूरा घटनाक्रम समझ आ गया होगा। ठीक है। और इस राजनीतिक परिषद के द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में एक पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसका नाम रहता है उत्थान। किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? उत्थान। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये रायपुर जिला राजनीतिक परिषद। और 1927 से लेकर के, ठीक है, 37 तक किससे संघर्ष चला है? अंग्रेजों से। ठीक, ध्यान में रहेगा। तो ये हुआ रायपुर जिला राजनीतिक परिषद। अब नेक्स्ट हेडिंग कर लेते हैं, राजनीतिक चेतना के विकास में कुछ हमारे यहाँ सामाजिक या साहित्यिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं ने भी लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना को भरने में बड़ा मदद किया है। तो रायपुर क्षेत्र के कुछ संगठन हैं, जैसे कि वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति है, छत्तीसगढ़ी बाल सभा है, मालिनी रीडिंग क्लब है, लोक शिक्षण संस्थान है, या कवि समाज है, जिनके संस्थापक पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हुए हैं। तो इनके माध्यम से भी लोगों में राजनीतिक चेतना जागी है। जैसे कवि समाज है, तो भाई कहीं पर भी कवि सम्मेलन होता है तो कवि लोग अपने भाषण देते हैं, कविता पाठ करते हैं, तो बड़े व्यंग्य के साथ अपनी बातों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अभी भी देखे होंगे, कुमार विश्वास है, कोई भी है। तो उसी तरह से कवि लोग अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखें, तो लोगों के मन में रोमांच, एक उत्साह, एक जागरूकता आएगी कि नहीं आएगी? तो ये सब चीज़ें राष्ट्रवाद की भावना में बड़ा हेल्प करता है। तो ये सब सभाएं या संस्थान कहाँ के हैं? रायपुर के। बिलासपुर में इसी तरह क्या क्या गठन हुआ है? बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब, बंगाल नागपुर रेल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित हुआ है? बिलासपुर में। तो ये कुछ संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। तो एकदम फैक्चुअल बता रहा हूँ मैं। अगला है तीसरा हेडिंग हमारा, राजनीतिक चेतना के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। अब कितनी बड़ी इसकी भूमिका हो सकती है समझ लो। केसरी जो कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी निकालते थे, वो एकदम राजद्रोह का आरोप लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, केसरी और मराठा। तो बड़ी इसमें अंग्रेजों के खिलाफ बातें छपती थी और लोग उसको पढ़ करके बहुत उत्साहित होते थे उनके खिलाफ कि अब हमको आंदोलन करना है। नहीं तो सोचो ना, बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति हैं जिनके मैगजीन्स को पढ़ करके लोगों में क्रांतिकारी भावना जागी है।
और क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी है तो बाल गंगाधर तिलक जी के कारण ही पड़ी है। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए 3 आंदोलन हुए हैं। एक नरम दल, जिसको हम बाद में गांधीवादी अपने अंडर ले लेते हैं, दूसरा गरम दल जिसमें लाल बाल पहल रहते हैं, और तीसरा बम की राजनीति पर विश्वास करने वाले क्रांतिकारी, जिसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, है ना भाई, और अंततः सुभाष चंद्र बोस जी हुए हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की भी कहानी बहुत गजब की है। तो राजनीतिक चेतना के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ मित्र है। ये 1900 से लेकर के 1903 तक हमारे छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होते रहा। माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर इनके संपादक थे। पेंड्रा रोड में छपता था, ये बिलासपुर जिले में आता था, अभी तो पेंड्रा अलग जिला बना दिया गया है। तो वहाँ से ये पत्रिका निकलती थी। पैसे के अभाव में ये मात्र 3 साल में ही बंद हो गया, लेकिन राजनीतिक चेतना जगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की रही? तो इसी की रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये पहला न्यूज़पेपर है, मैगजीन है। कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है। दूसरा है हमारा हिंद केसरी। ठीक है, केसरी आता था बाल गंगाधर तिलक, और हमारे यहाँ बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे माधवराव सप्रे। तो इन्होंने लिखा हिंद केसरी 1907-8 में, और इसमें बम गोले का रहस्य, मतलब बम कैसे बनाई जाती है करके छाप दिए थे, जिसके कारण माधवराव सप्रे जी को भी गिरफ्तार कर दिए थे। जिस तरह से वहाँ बीजी तिलक को, उस तरह से यहाँ पर माधवराव सप्रे जी को। अगला है हमारा सरस्वती पत्रिका, जो कि राजनांदगांव से निकला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इनके संपादन हुए। कब निकला ये? 1900 में। राष्ट्रबंधु 1910 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इसकी संपादन किए हैं। कृष्ण जन्मस्थली, जब हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गिरफ्तार जेल में थे ना, रायपुर सेंट्रल जेल में, तो वहाँ से उन्होंने 18 पेज का हाथ में लिख करके मैगजीन निकाला था। उसका नाम क्या रखे? कृष्ण जन्मस्थली। कर्मवीर करके माखनलाल चतुर्वेदी, और इसका नाम तो सुने हो, है ना भाई। माखनलाल चतुर्वेदी का एक बहुत ही शानदार कवि है कि नहीं है ये, और इनको भी कहाँ रखा गया था? बिलासपुर के जेल में। ठीक है। पुष्प की अभिलाषा इन्होंने लिखी है कविता। तो ये निकालते थे कर्मवीर, और अंग्रेजों के विरुद्ध भयानक भयानक लिखते थे ये भी। ठीक। अरुणोदय, ये 1921-22 में निकला है, इसका भी संपादन किया है ठाकुर प्यारेलाल। तो ये वो तमाम पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है, जो अंग्रेजों के खिलाफ छपती थी। ठीक है, अंग्रेजी विचारधारा के खिलाफ छपती थी अंग्रेजों के शासन काल में ही। क्लियर हो गया भाई। तो प्रेस को आज़ादी तो मिल गई थी ना, आज नहीं है, उससे ज़्यादा कल था। ठीक है, तभी तो इतना सब छप पाया है ना। तो छत्तीसगढ़ मित्र, हिंद केसरी, सरस्वती पत्रिका। डेट तो एकदम से याद नहीं कर पाओगे, बस उसके संपादक देख लेना। छत्तीसगढ़ मित्र का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला मैगजीन है। तो 1900 में निकला, 1903 में बंद हो गया। माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर। हिंद केसरी के संपादक माधवराव सप्रे, हमारे यहाँ की बीजी तिलक, और सरस्वती पत्रिका का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और राष्ट्रबंधु का ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और कृष्ण जन्मस्थली का भी कौन है? सुंदरलाल शर्मा जी हैं। कर्मवीर का माखनलाल चतुर्वेदी, और अरुणोदय का ठाकुर प्यारेलाल। तो देख लो, राष्ट्रबंधु और अरुणोदय दोनों ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का है। छत्तीसगढ़ मित्र का फिर से याद करो, माधव साहब सप्रे और रामराव चिंचोलकर। हिंद केसरी का माधवराव सप्रे, और उसके बाद आता है हमारा सरस्वती पत्रिका, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। राष्ट्रबंधु और अरुणोदय ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कृष्ण जन्मस्थली पंडित सुंदरलाल शर्मा, और कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये सबको ध्यान में मत रखना। एक बार सरस्वती पत्रिका का डेट याद रख लेना। ये सेन गलत लिखा है, ये 1909 है। ये कब है? ये 1909। तो इसका ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 से 1903, हिंद केसरी का 1907-8, और सरस्वती पत्रिका का 1909। बाकी सबका सन मत याद रखना, है ना। बाकी सबका सन मत याद रखना, और सबके संपादक याद होना चाहिए भाई। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना का विकास। तो इस चेतना के विकास में एक हुआ कांग्रेस का योगदान, और दूसरा किसका हुआ? एक हुआ कांग्रेस का, पढ़े हो, और दूसरा संगठनों का प्रभाव, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो साहित्यिक हो, और तीसरा क्या था हमारा? पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, अब कल से हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे। मतलब जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है ना,
उसमें छत्तीसगढ़ में क्या विशिष्ट घटनाएं घटी है, या उस आंदोलन को छत्तीसगढ़ में कौन किस प्रकार विशेष तरीके से चलाया गया, वो सब हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं।